ठीक है। अब कहता है स्टेप नंबर 1 में हमारा टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ ए डायमेंशन इक्वेशन, टू चेक द एक्यूरेसी, ठीक है, मतलब टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द डायमेंशन इक्वेशन, यानी डायमेंशनल इक्वेशन, यानी हमें एक्यूरेसी चेक करना होता है तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं डायमेंशन मेथड का। लेकिन टू चेक द यूज ऑफ द डायमेंशन मेथड मतलब हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला का कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें कह रहा है कि हमें उसको एक्यूरेसी चेक करने में काम आता है। फिर कहता है सेकंड पॉइंट में, स्टेप नंबर 2 में, इसमें कहता है टू स्टेबलाइज द रिलेशन अमॉन्ग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, टू स्टेबलाइज द relation between two different quantities, ये चीज मैंने पिछले क्लास में बताया था, ये बोल के कि h इक्वल्स टू होती है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो मैंने कहा था पिछले क्लास में कि सर इसमें ये h बता रहा है डिस्टेंस को, तो ये भी डिस्टेंस को बताना चाहिए और ये भी डिस्टेंस को बताना चाहिए, तभी ये इक्वेशन सही माना जाएगा, 100% सही माना जाएगा। अगर वो स्टेबलाइज नहीं कर रहा है तो ये इक्वेशन सही नहीं होगा, इसका मतलब यही है। और इसका हम लोग इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, तो पहले जगह इस्तेमाल करते हैं इसी जगह पे, ये है यूज 1 और ये है हमारा यूज नंबर 2, अब है यूज नंबर 3। अब कहता है हाँ सर ये यूज नंबर 1 में सर जो लिखा हुआ है एक्यूरेसी ऑफ द, सर क्या है? डायमेंशनल इक्वेशन है, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द डायमेंशनल इक्वेशन ही लिखा हुआ है, EQUATION, ठीक है। हम उसी मतलब वो जो इक्वेशन है वो कितना ज्यादा एक्यूरेट है वो देखने के लिए हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला जानना चाहिए, या हम लोग जानते हैं या पढ़ाई करते हैं। यूज नंबर 3 फिर ये कहता है टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी इन वन सिस्टम टू द अनदर सिस्टम, टू कन्वर्ट द फिजिकल क्वांटिटी into one system, कहीं बोर्ड पे चल रहा है, one system to the other system। अब इसका क्या मतलब है, जैसे कि मैंने उसने कहा था काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा था मैंने ½ mv²। अब मैंने उसने प्रूफ किया था कि मैंने इसकी डायमेंशन फॉर्मूला निकाला था जो कि आया था मेरा ml-1 t-2, शायद t2 आया था, जैसे भी आया था हम बताते कैसे आएगा। तो इसमें हमने काइनेटिक एनर्जी को चेंज किया था वर्क डन के टर्म में, ये जानने के लिए कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। तो मैंने कहा था काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन के, और वर्क डन इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। तो यहाँ वो कह रहा है कि अगर हमें चेक करना होगा कि ये डायमेंशन फॉर्मूला इसके इक्वल है तो हम इसको कैसे चेक करेंगे, इनके फिजिकल क्वांटिटी को बदल करके। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, इसमें मास वेलोसिटी को चेंज करके हम इसके डायमेंशन फॉर्मूला को चेंज पता कर सकते हैं कि इसकी डायमेंशन फॉर्मूला क्या है। जैसे कि वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, LT-1, तो ये क्या लिखा मैंने उसके फंडामेंटल क्वांटिटी पे चेंज कर दिया, ये वेलोसिटी है डिराइव क्वांटिटी, उसको मैंने चेंज कर दिया उसके फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर में। सही बात है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखेंगे, तो बोलेगा m आया और वेलोसिटी मतलब होता है LT-1, क्या होता है LT-1, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, वैल्यू आएगा m1 L2 और T-2 आएगा, क्या आएगा m1 L2 T-2, यही फॉर्मूला आ जाएगा हमारा इसका डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, मतलब 3 जगह हमने इसका इस्तेमाल किया, यहाँ भी मतलब पिछले क्लास का ही बात। अब हाँ कुछ बोलना चाहते ऋषिकेश? ये सर यूज नंबर 3 सर नहीं समझ में आया था। नहीं समझ में आ रहा, फिर से देखते हैं, शायद मैंने कुछ पॉइंट को मिस कर दिया होंगे कहीं। टू चेक अनदर फिजिकल क्वांटिटी, द वन सिस्टम टू द अनदर सिस्टम, वन सिस्टम टू द अनदर सिस्टम।
ठीक है, अब कहना चाहता है टू कन्वर्ट द फिजिकल क्वांटिटी, हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, जैसे मैंने कहा था, जैसे कि मान लेते हैं वेलोसिटी है, ठीक है, इसको हम लोग चेंज करते हैं किसके, फिजिकल क्वांटिटी को किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी में, अनदर वन सिस्टम टू दी अनदर सिस्टम। अनदर सिस्टम का मतलब है किसी दूसरे सिस्टम में, जैसे कि वेलोसिटी को चेंज किए किस में हम लोग, डिस्प्लेसमेंट या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम में, ठीक है। ये एक रिलेशन हो गया, जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है दूसरे फिजिकल क्वांटिटी में, जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम पे डिपेंडेंट है। या इसको ऐसे याद रखो कि जो हम लोग पढ़ते हैं फोर्स इक्वल्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, किसी फंक्शन है जो किस पे डिपेंड कर रहा है, मास और एक्सेलरेशन पे, किसी दूसरे फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है, तो ये डिपेंडिंग है इसके ऊपर में, तो क्या बोलेंगे हम लोग, द वन फिजिकल क्वांटिटी इज ऑन द वन सिस्टम टू दी अनदर सिस्टम पे, यानी फोर्स डिपेंड कर रहा है मास पे, जैसे वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट पे। इसको चेक करने के लिए टू कन्वर्ट द इस सिस्टम को, उसको हम लोग बोलते हैं, इसका यूज करते हैं डायमेंशन फॉर्मूला का, ठीक है, आप समझ में आया? यस सर। हाँ, अगर इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन को चेंज करेंगे हम लोग वेलोसिटी के टर्म में, तो लिखेंगे m इंटू डी एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा एक्सेलरेशन क्या होता है, तब हम लोग समझेंगे इस बात को कि किस में चेंज किया हमने। अब पता नहीं इस पे मार्कर पे बोर्ड पे कपड़ा कहाँ रख दिया मैंने, चलो चलो। अब हम बारी बारी से कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी के नाम बताऊंगा, मतलब कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हमें डायमेंशन फॉर्मूला खुद से फाइंड आउट करना है। देखो किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें से पहला है मेरा, अगर हमसे कोई पूछता है फॉर्मूला किसका है, सरफेस टेंशन का दे रखा है, हमें क्या हेडिंग है, हमें हेडिंग है हम टू कन्वर्ट टू चेक द एक्यूरेसी, टू चेक द एक्यूरेसी। बड़ा अजीब लग रहा है एक्चुअली, पिछला क्लास मेरा होता था ऊपर वाले रूम में, जहाँ बोर्ड कुछ और हुआ करता था, आज मेरा क्लास अलग जगह हो रहा है, बट एक्चुअली क्लासरूम यही है मेरा जहाँ मैं क्लास करवाता हूँ, लेकिन बोर्ड आदत नहीं हो गई इस पे लिखने की अब, इसलिए अजीब लग रहा है दिखने में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है सरफेस टेंशन, मतलब सरफेस टेंशन एक फिजिकल क्वांटिटी है, हमें इसको चेक करना है कि ये फॉर्मूला सही है कि गलत है। तो फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन का, टी इक्वल्स टू होती है आर एच रो इंटू जी, करेक्ट है। कुछ लोग रो बोलते हैं, कुछ लोग इसको डी भी बोलते हैं, तो रो मतलब होता है यहाँ पे डेंसिटी को इंडिकेट करते हैं हम लोग, ठीक है, और यहाँ पे एच जो है वो हमारा हाइट है, और ये आर जो है मेरा रेडियस है, और जी मेरा हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और डिवाइड बाय होता है फॉर्मूला में 2 cos थीटा। अब सरफेस टेंशन को डिफाइन हम लोग करेंगे किसी और तरीके से, यानी कि जब मैंने कल पढ़ाया था तो मैंने ये कहा था कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने, हाफ mv², और मैंने क्या बोला कि तुम इसको डायमेंशन निकाल सकते हैं, आसान है। क्या लिखा था मैंने, इसको m वेलोसिटी को लिखा था मैंने lt-1 और उसका स्क्वायर किया था, तो क्या आया था वैल्यू ml2t-2, और फिर मैंने कहा था इसको चेंज करो तुम वर्क डन में, और वर्क डन की वैल्यू लिख दो तुम इसको फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के तौर पे। तो हमने जानते हैं फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mlt-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट मानी l है, तो फॉर्मूला बन गया ml2t-2, ठीक है। यानी ये फॉर्मूला से मैच किया, तो क्या मैंने दोनों जगह एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, क्या मैंने एक ही प्रॉपर्टी को पकड़ा है, नहीं, मैंने इसको अलग ढंग से सॉल्व किया है, मैंने इसको अलग ढंग से सॉल्व किया है, और फिर मैंने LHS और RHS को इक्वेट किया है कि नहीं। ये है मेरा LHS पार्ट और ये है मेरा RHS, और तब मैं कहता हूँ कि हाँ ये इक्वेशन मैथमेटिकली प्रूव्ड है। यही चीज हम इसके साथ भी करना चाहते हैं। आई बात समझ में? यस सर। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे वो समझ लो। ठीक है, अब कहता है सरफेस टेंशन का फेनोमेना क्या बोलते हैं हम लोग, सरफेस टेंशन को डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ से। कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ में। और ये प्रॉपर्टी कहाँ देखी जाती है, तो बोलते हैं किसी लिक्विड, मान लीजिए उस लिक्विड में इस सरफेस का लेंथ है L, ठीक है, तो बोलते हैं इस फ्री सरफेस पर जो टेंशन एक्ट करता है वाटर पे उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन।
इसकी वैल्यू होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ के। पॉइंट क्लियर है? अब इसी फॉर्मूला का जो वैल्यू होता है मैथमेटिकली, अगर हम किसी कैपिलरी या किसी क्या बोलते हैं व्हीकल के लिए देखते हैं तो आता है फॉर्मूला R/ρg/2 cos थीटा, जहां हम लोग R बोलते हैं रेडियस, H होता है हाइट और रो डेंसिटी जो लिक्विड की डाली होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे R जो है वो व्हीकल की बात हो रही है, H है उसमें कितना उसमें वॉल्यूम राइज करता है। जैसे कि अगर मैं लिक्विड लेता हूँ ये वाला, ठीक है, अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक व्हीकल को इंसर्ट कर रहा हूँ तो वाटर इसमें राइज करेगा। क्यों? क्योंकि मैं इतने सरफेस में कुछ अलग चीज को इंसर्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ के जो वाटर होंगे वो इसको बल लगाएंगे। वाटर क्या करेंगे, ये जो जगह ऑक्यूपाई कर रहा है ये कौन सा चीज है, ये है ग्लास बीकर। कुछ लोग इसको हम लोग कैपिलरी भी कहते हैं, ठीक है। तो कैपिलरी को इंसर्ट करने पे हमें बाहर का जो वाटर का प्रेशर है वो इसके अंदर में अंदर आने का कोशिश करता है, जिससे कैपिलरी में वॉल्यूम राइज करता है। और कितना राइज करता है, तो हम बोलते हैं ये H हाइट राइज करेगा। मान लेते हैं H हाइट है, तो उस H हाइट को अगर हम बोलेंगे इस वाटर सरफेस पे कितना टेंशन जनरेट हुआ, तो उसकी वैल्यू होती है R/ρg/2 cos थीटा, ठीक है। अब हमें देखना है कि क्या ये फॉर्मूला सही है कि गलत है, इसको हमें मैथमेटिकली प्रूव करना है। बात समझ में आई कि ये प्रॉपर्टी क्या है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं। अब इसको हम लोग प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। क्या राइज किए तो वो फॉर्मूला यूज होगा सर? अभी ये क्या फॉर्मूला जब हमने कहा था सरफेस टेंशन जब कैपिलरी इंसर्ट करते हैं किसी लिक्विड में तो उसमें वॉल्यूम जो है राइज करता है। वॉल्यूम मतलब ये वाटर डेंसिटी की बात हो रही है, जो वॉल्यूम इसमें इंसर्ट है वो उस वॉल्यूम की बात हो रही है जिसको हम लोग कैपिलरी रखने पे वॉल्यूम की लेवल राइज होती है। अब बोलो। ओके, ठीक है, तो उसी राइज को हम लोग H हाइट कहते हैं, इस वॉल्यूम की डेंसिटी को रो कहते हैं। इस वॉल्यूम में जो राइज हो रहा है उस पर ग्रेविटी एक्ट करती है, उसको G कह रहे हैं। इस वॉल्यूम का जो बीकर है उसका रेडियस को हम लोग R कहते हैं। ये सारा प्रॉपर्टी जो है वो इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं। ये फॉर्मूला हमने कैपिलरी के लिए पढ़ा है और यही फॉर्मूला हमने किसी ओपन सरफेस पे सरफेस के लिए भी पढ़ा है। तो क्या ये दोनों फॉर्मूला एक ही डायमेंशन पे होगा, लाई करेगा? इसी बात को प्रूफ करना है हम लोग को, ठीक है। और बाद बाकी मैंने आज 2 वीडियो डाला है चैनल पे, उसको जरूर से आज विजिट कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं आज पढ़ा रहा हूँ बोर्ड पे उसको मैंने बहुत पहले ही अपलोड किया था अपने चैनल पे यूट्यूब पे, तो उसका लिंक मैंने अपने स्टडी चैनल पे डाल दिया है। चाहो तो उसको जाके वहां से एक बार देख लेना वीडियो को। करीब 20 मिनट का 2 वीडियो है। 40 मिनट्स में ये पूरे लेक्चर जो मैं आज 2 दिन में पढ़ाऊंगा वो दोनों वीडियो वहां पे मैंने पहले से डाल रखा है, आज ही अपलोड किया है 2 मिनट पहले, ठीक है। अब इसको हम वैल्यू निकालते हैं डायमेंशन के लिए, इसका कितना डायमेंशन आता है। तो ये 2 क्या है, कांस्टेंट है। cos थीटा क्या है, कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। 2 भी क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। r का डायमेंशन होता है, क्या लिखते हैं, लेंथ में होता है। h है, हाइट को मेजर करते हैं लेंथ में तो लिखेंगे लेंथ होता है। रो यानी डेंसिटी है, डेंसिटी का डायमेंशन होता है वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। तो मास को m लिखते हैं, वॉल्यूम को लिखते हैं L लीटर क्यूब से। देख लो ध्यान से, डेंसिटी इक्वल्स टू होती है मास बाय वॉल्यूम। हम लोग मास को लिखते हैं केजी, लेकिन इसका जो डायमेंशनल सिंबल होता है उसको हम लोग लिखते हैं सिर्फ मास को लिखते हैं m से, और वॉल्यूम को लिखते हैं हम लोग मीटर सेंटीमीटर क्यूब में, लेकिन यहाँ लिखेंगे उसको लीटर L क्यूब में। तो फॉर्मूला क्या बन गया, रो इक्वल्स टू m L-3। यहाँ पुट कर देंगे, क्या बनेगा फॉर्मूला, m अपॉन L क्यूब। L क्यूब क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो होता है सेंटीमीटर क्यूब, और सेंटीमीटर इंडिकेट करता है हमारा लेंथ को। तो अगर सेंटीमीटर में क्यूब आ रहा है यानी लेंथ में भी क्यूब होगा। आया बात समझ में? इनटू अब आती है ग्रेविटी की बात। हाँ, अब आती है ग्रेविटी की बात। ग्रेविटी को लिखते हैं हम लोग मास, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू है। तो अब 9.8 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन मीटर क्या है, वो लेंथ है, और सेकंड क्या है, टाइम है। तो लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, तो वैल्यू क्या आ गई, LT-2। ये वही वैल्यू है जो एक्सेलरेशन के लिए भी उतना ही डायमेंशन फॉर्मूला होता है जितना ग्रेविटी के लिए भी होती है। दोनों वैल्यू का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, चाहे वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों ना हो या वो एक्सेलरेशन ही क्यों ना हो। दोनों का सिंबल अलग अलग, लेकिन दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम आएगा, क्योंकि दोनों प्रॉपर्टी एक ही चीज है। बस ये अंडर फॉल ग्रेविटी में होती है, जब फ्री फॉल करवाते हैं तब ग्रेविटी एक्ट करती है, और ये एक्सेलरेशन तब काम करती है जब हम किसी मोशन इन प्लेन की बात करते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन में, तब हम इस एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, तो कितना आएगा, ब्रैकेट LT-2
तो यहाँ से क्या आ गया, एल इंटू एल इंटू एल, एल क्यूब बन गया, है ना, ये एल और ये एल मिलके एल क्यूब बन गया, इंटू एम अपॉन का एल क्यूब। अब ये क्या है, टी माइनस टू, टी माइनस टू लिख दिया, एल क्यू से एल क्यू कट गया, आंसर आ गया एम टी माइनस टू। अब यही फॉर्मूला हमें इससे भी आना चाहिए, जो मेरा एलएचएस आया है वही मुझे एलएचएस में भी प्रूव करना है। तो क्या बोलूंगा मैं, सरफेस से क्या लिखा मैंने, सरफेस इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एम एल टी माइनस टू डिवाइड बाई एल। तो यहाँ पे भी एल से एल कट गया, आंसर क्या आया, एम टी माइनस टू। सेम है, जो मेरा एलएचएस है वही मेरा आरएचएस भी है। इसका मतलब मेरा ये फॉर्मूला मैथमेटिकल प्रूव्ड है, यानी ये फॉर्मूला 100% सच है, इसमें कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं है, कोई भी चीज कम नहीं है। आया समझ में? थोड़ा पुष्पेंद्र का क्लास बड़ा आना जाना लगा हुआ है, बेचारे को दिक्कत हो रही है इंटरनेट सर का। वो जो बाय में 2 cos तो उसका क्या सीन है? ये तो वैल्यू जो इस इक्वेशन को बैलेंस फॉर्मूला करने के लिए, हाँ फॉर्मूले को बैलेंस करने के लिए वैल्यू 2 cos थीटा पुट कर रखा है हमने। अगर ये ना होता तो इक्वेशन बैलेंस नहीं होती। सही है, हाँ। और ये इसको याद भी रखना है हमें, हम इसलिए ये चीज पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आने वाले फ्यूचर में आपको ये सब चीजें बारी बारी से मिलेगी पढ़ने को। तो अभी इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि इसको हम लोग सिर्फ डायमेंशनली समझ रहे हैं, आगे चल के इसका पूरा प्रॉपर्टी, फिजिकल केमिकल सारा प्रॉपर्टी समझेंगे कि क्या से काम करता है, क्या फॉर्मूला है, कहाँ क्या इसका एप्लीकेशन है। फिलहाल के लिए बस ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, कैसे इसको डायमेंशनली प्रूव कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर है? ओके पुष्पेंद्र अगर कुछ डाउट हो तो वापस से वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। पुष्पेंद्र को कह रहा हूँ, पुष्पेंद्र वापस से इस वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, आ जाएगा समझ में। और नहीं आएगा तो वो यूट्यूब की वीडियो जो डाल रखे हैं वहां से रेफर कर लीजिएगा। और एक बात और बता दूं, उस यूट्यूब की वीडियो में मैंने पीडीएफ भी शेयर किया है, जो भी मैं यहाँ बोल रहा हूँ लेक्चर में ना, वो सारे नोट्स बना के मैंने पीडीएफ भी शेयर किया है। तो उसके डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा सब प्रॉपर्टी को, डेफिनेशन लगा लिखा हुआ है उसमें, तो पॉइंट सब मेंशन है उसमें। ठीक है, चैनल का बता नाम रहा हूँ, मैंने डाल दिया है इसमें स्टडी सेक्शन में, स्टडी मटेरियल सेक्शन में, वहां मिल जाएगा तुमको। जब क्लिक करोगे ना वीडियो लिंक पे, अपने आप वो खुल जाएगा, वो सीधे मेरे चैनल पे। ऐसे ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा मेरा चैनल, उतना मेरा टॉप पे नहीं चल रहा अभी, साल 2 साल में एक बार डालता हूँ वीडियोस पे, अब डालूंगा, अब दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा टॉर्क। क्वेश्चन नंबर 2, अगर मैं बारी बारी से करूं तो बहुत टाइम लगेगा, मैं बस कुछ इंपोर्टेंट जो है उसको मैं बता दे रहा हूं, बाकी आप लोगों को कहूंगा कि मैं उसी वीडियो जाके देखिए और वहां से गो थ्रू हो जाइए, जो खास हैं जिनको आपको जानना चाहिए वो बता दे रहा हूँ। जैसे एक बेसिक चीजें, तो हेडिंग लिख देता हूं मैं, इंपॉर्टेंट डायमेंशंस, क्योंकि टाइम नहीं काटना है, शॉर्टकट में निकाल देना है आप लोग को। इंपॉर्टेंट डायमेंशन, क्योंकि टाइम बहुत, इस चैप्टर में कितना टाइम लगाऊंगा मैं, खत्म ही नहीं होगा, जितना याद रखो उतना अच्छी बात है। जैसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन में पहला डायमेंशन फॉर्मूला है लेटेंट हीट को, लेटेंट हीट, ठीक है। अब इसको लिखते हैं हम लोग, हीट को लिखते हैं Q इक्वल्स टू एम इंटू एल में, जहां m जो है मास है और l है लेटेंट हीट, और Q को हम लोग हीट कह रहे हैं, ये हीट है, ये उस ऑब्जेक्ट का मास होगा, और ये l को बोलते हैं लेटेंट हीट, ठीक है। ये फॉर्मूला यहां से आई है, तो लेटेंट हीट के वैल्यू क्या आ गई, Q अपॉन एम, क्लियर है। तो Q का फॉर्मूला क्या होता है, Q मतलब क्या है, हीट है, एक सेकेंड, Q इक्वल्स टू होता है हीट, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या बोलेंगे, तो लिखेंगे वर्क डन के इक्वल होगा, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, तो बोलेंगे फोर्स इंटू डिस्टेंस के इक्वल होता है, या डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं हम लोग। तो फॉर्मूला क्या बना, एम एल टी माइनस टू इंटू का एल, तो वैल्यू आ गई एम एल टू टी माइनस टू, क्लियर है। तो इसी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं, तो क्या आएगा आंसर, तो बोलेंगे एम एल टू टी माइनस टू डिवाइडेड बाई एम, एम क्या है, मास है, तो ऊपर भी एम है नीचे भी एम है, दोनों एम से एम कट गया, आंसर आ गया मेरा एल टू टी माइनस का टू, ठीक है।
और कोई डेफिनेशन ढूंढिएगा गूगल पे, मेरे पास अवेलेबल अभी नहीं है इसका। देखिएगा कि इसका और भी कोई फॉर्मूला होता होगा जहाँ लेटेंट हीट इस्तेमाल होता होगा, अगर आप वहां से भी प्रूफ कीजिएगा तो ये फॉर्मूला डायमेंशन यही आएगा। तो कायदे से बस आपको याद क्या रखना है, लेटेंट हीट एल का डायमेंशन फॉर्मूला होता है L2T-2। तो बोलिएगा सर यहाँ भी तो एल है, यहाँ भी तो एल है, तो इस एल को कैपिटल एल लिखिएगा, इसको स्मॉल एल भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा छोटा लिखिए लिखने के लिए कि ये चीज एल लेंथ को इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे टी और टाइम को इंडिकेट कर रहा है। ये उसका आंसर हो गया, ठीक है। तो सर वो ब्रैकेट देना जरूरी है क्या? हाँ हाँ बहुत जरूरी है, डायमेंशन ही पढ़ते ही इसलिए कि इसको हम लोग इस कंडीशन में देख रहे हैं जहां पे सिर्फ इसका हम लोग यूनिट देख रहे हैं। डायमेंशन मतलब बेसिकली उसका हम लोग ऐसा यूनिट जो इसका इस्तेमाल हो रहा है उनसे ये वैल्यू को ले रहे हैं। तो बगैर बॉक्स देख के अगर सॉल्व करेंगे तो टीचर को इसको रॉन्ग कर देगा। डायमेंशन ही जब पूछे तो बॉक्स के बगैर नहीं लिखेंगे, इसलिए मैं जब भी लिख रहा हूँ फोर्स का डायमेंशन लिखता हूँ तो ऐसे ही लिखता हूँ ML2T-2। जब आप एनसीईआरटी बुक को एक बार रीड कीजिएगा वहां पे रीजन लिखा होगा, ये ऐसे लिखने का मकसद क्या है। मेरे पास अभी वर्डिंग वो याद नहीं है क्या वो रीजन है, आप एक बार उसको रीड करके देख सकते हैं, या मैं अगली क्लास में देख के बता दूंगा इसको। इसलिए मैं हर जगह में बॉक्स लगा रहा हूँ, जरूरी है बॉक्स, ठीक है। जैसे और कोई बेसिक बताता हूँ, जो जो प्रॉपर्टी आपने सुना होगा लेकिन उसके बारे में आपने कभी डायमेंशनली कभी नहीं देखा या डायमेंशनली नहीं सोचा। जैसे एक बड़ा सिंपल सा नाम है, पावर के बारे में बहुत बार सुना है हम लोगों ने, उसका डायमेंशन फॉर्मूला कभी निकाला नहीं, आज निकालेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा पावर। पावर यानी W बोलते हैं इसको, ऐसा यूनिट होता है वाट, लेकिन इसको व्यक्त करते हैं फोर्स पर यूनिट टाइम से, ठीक है। कुछ लोग इसको इसमें भी लिखते हैं, पावर इक्वल टू होता है W/T से भी कुछ लोग लिखते हैं। अब मैं इसको लिख रहा हूँ फोर्स पर यूनिट टाइम से, तो गलत है, हाँ गलत होगा तब तो क्या होगा, फोर्स नहीं होगा, यहाँ पे वर्क डन होगा, सॉरी ये होगा वर्क पर यूनिट टाइम से लिखते हैं पावर को, ठीक है। अब ये वर्क डन है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, लिखते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो क्या सर हमें अगर डायमेंशनल फॉर्मूला पूछेगा तो क्या आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, 110%। बगैर आपको ये नहीं याद रहेगा तो आप किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं बता सकते हैं। आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला इसको किससे डिफाइन करते हैं हम लोग। तो ये हो गया वर्क डन बाय टाइम, तो वर्क को डिफाइन करते हैं हम लोग फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से। तो फोर्स का ऐसा यूनिट होता है ML/T-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट का होता है L, डिवाइड बाय टाइम को लिखते हैं T से। अब अगर ऊपर में T है नीचे भी T है तो T से T कटेगा, एक -1 बचेगा, तो आंसर आ गया 2T-1। क्लियर है, ठीक है। ये Yes, बेसिक फॉर्म, हाँ आगे और है रेसिस्टेंस का फॉर्मूला, हमने बचपन से पढ़ते हुए आए। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग बोलते हैं R इक्वल टू होता है V/I, और वोल्टेज को हम लोग V से इंडिकेट करते हैं और करंट को हम लोग एम्पियर में इंडिकेट करते हैं। तो R का डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग, एक सेकेंड, हाँ नहीं गलत हो जाएगा, अच्छा गलत क्यों हो गया बताता हूँ। यहाँ पे जो मेरा फॉर्मूला पावर इक्वल में क्या लिखा W/T, तो W कैसा क्वांटिटी है, डिराइव क्वांटिटी है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। तो ये बोलेंगे डिराइव क्वांटिटी को और डिराइव करो, तो क्या लिखेंगे, वर्क डन को लिखा मैंने फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से। फिर मैंने कहा फोर्स भी किसी पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, तो बोलते हैं ये मास इंटू एक्सेलरेशन पे निकल डिपेंड करता है। तो अगर मैं ये नहीं लिख के ये लिखता मास इंटू एक्सेलरेशन तो भी गलत नहीं होता, लेकिन मुझे सिर्फ इसका डायमेंशन फॉर्मूला की जरूरत थी तो मुझे वो याद था, तो मैंने सीधे पुट कर दिया ML/T-2 इनटू डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला होता है L, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं लेंथ में, इसीलिए मैंने लेंथ L लिखा है। टाइम को मेजर करते हैं T में, तो T से इसको डिवाइड कर देंगे, तो वैल्यू आ गई ML/T-1। अब यही फॉर्मूला अगर हम यहाँ कहें तो वोल्टेज को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी में नहीं कहते हैं, तो वोल्टेज को हम अगर इस्तेमाल करके बोल दें आंसर तो कहते हैं नहीं चलेगा। लेकिन हाँ करंट का फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसको हमने पढ़ा है फंडामेंटल क्वांटिटी पे, यानी कि हमें वोल्टेज को हटाना पड़ेगा उसके किसी फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से। लेकिन यहाँ पे मैंने वॉल्यूम को हटाया किसके मदद से, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की मदद से। फिर मैंने फोर्स को हटाया किसकी मदद से, मास इंटू एक्सेलरेशन की मदद से। यानी हमेशा मैंने उसको डिराइव क्वांटिटी को उसके फंडामेंटल क्वांटिटी पे तोड़ने की कोशिश की है। तो यहाँ भी आपको वही करना है, जब भी निकालना है तो आपको उसके डिराइव क्वांटिटी को तोड़ना है उसके फंडामेंटल क्वांटिटी के तौर पे। तो R इक्वल हो गया V/I के, तो लिखूंगा इसको
यहाँ V इंडिकेट करता है वोल्टेज को, तो वोल्टेज को लिखते हैं हम लोग किससे, हाँ W अपॉन वर्क डन पर यूनिट चार्ज से। क्या लिखेंगे, वोल्टेज किसके इक्वल होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज से। अब वर्क कैसा काम क्वांटिटी है हम उसको जानते हैं, इस तरीके से पुट कर देंगे उसकी वैल्यू। चार्ज भी ऐसा क्वांटिटी हो सकती है, क्योंकि अगर करंट है तो चार्ज को लिख सकते हैं कैसे, हम लोग जानते हैं Q इक्वल्स टू होती है I इंटू टी के, हमने क्लास 10 में पढ़ रखा है। और I कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। टाइम कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो इसको लिखेंगे हम लोग एम्पियर इंटू टाइम यानी टी में। तो Q को लिख सकते हैं A इंटू टी, पुट करूंगा, वर्क डन का फॉर्मूला आता है ml2 t माइनस का 2, पुट कर दूंगा तो वैल्यू आ जाएगी इसके आगे ml2 t माइनस का 2, ये आया वर्क की वैल्यू। और चार्ज कितना है, डिवाइड बाई करंट, सॉरी चार्ज है ना, चार्ज की वैल्यू क्या आ गई, एम्पियर इंटू टाइम, तो लिखेंगे a इंटू का t डिवाइड बाई a। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे भी t है ऊपर भी t है, तो एक t से वो t बढ़ेगा, कटेगा नहीं। इसी स्टेप को मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर में। तो क्या आया मेरा वैल्यू, ml2 t माइनस का 2 डिवाइडेड बाई a इंटू का t इंटू का a। तो वैल्यू क्या आएगा m, और इसमें से कोई भी चीज कटने वाला नहीं है। यहाँ पे देख लो ऊपर में a कहीं दिख नहीं रहा है, t -2 में है, प्लस t में यहाँ है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस t में बनेगा, तो माइनस t और माइनस t ऐड होंगे, कटेंगे नहीं, तो होगा आंसर ml2 t माइनस का 3 a माइनस का 2। ये है डायमेंशन फॉर्मूला रेसिस्टेंस का। तो कभी कभी बड़े बड़े एग्जाम में सिर्फ यही पूछ लेता है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ रेसिस्टेंस, क्योंकि इसमें भी इतना कुछ सोचना पड़ा। और एग्जामिनर क्या चाहता है कि बच्चा परेशान हो, क्वेश्चन देखने के बाद बच्चा परेशान हो। तो परेशान कब होगा, जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। सर ये जो बताया है सर, तो इसका यूज कहाँ पे होगा, इक्वेशन को जैसे ये वेरीफाई करने पावर के का लिए, या सिर्फ इसका यूज कहाँ पे होगा, आपको डायमेंशन फॉर्मूला का यूज कहाँ होता है, कहाँ हम लोग बोला तो मैंने 5 एक्यूरेसी देखने के लिए, या इक्वेशन सही है कि गलत है। यानी कुछ एग्जामिनर ये कह देंगे कि अगर r इक्वल्स टू, हमने पढ़ा है v अपॉन आई, कुछ बोल देगा नहीं i अपॉन v होता है, तो कैसे होता है, तो बोलेगा आप वेरीफाई करो। तो कैसे वेरीफाई करेंगे, बोलेंगे डायमेंशनली फॉर्मूला चेक करो कि ये सही है कि गलत है, तो उसको ऐसे वेरीफाई अच्छा, तो करते सर हैं। यही इसका, हाँ बोलो, इसी के अंदर ही से पूछेगा। हाँ एग्जाम में तुमसे सिर्फ ये नहीं पूछता है कि r इक्वल्स टू v अपॉन आई होता है या i अपॉन v होगा। फॉर्मूला पूछेगा क्वेश्चन में, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, ऐसा कुछ 4 ऑप्शन बना के देगा, इसमें कुछ उलझा सा ऑप्शन रहेगा जिसका आंसर इससे मिलता जुलता रहना चाहिए। तो 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को आपको बगैर सॉल्व किए आप उसको टिक नहीं मार सकते, क्योंकि देखिए इतना लंबा प्रोसेस है उसमें। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला अगर याद है तो और भी अच्छी बात है। जरूरत नहीं है हमेशा फाइंड आउट करके ही निकाले वैल्यू, लेकिन इसमें है कि आपको टाइम सेव होगा अगर आपको याद रहेगा तो, नहीं तो इतना टाइम खर्च होगा आपका। और सिर्फ आपसे वैल्यू ही पूछी जाती है डायमेंशनल फॉर्मूला की, ऐसे कोई यूज वगैरह और कुछ खास कहीं नहीं पूछा जाता है, मैंने तो नहीं देखा अभी। ठीक है, तो हमने पावर पढ़ लिया, हमने रेजिस्टेंस पढ़ लिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैपेसिटेंस। वैसे रेजिस्टेंस तो आएगा 12th में, 11th में तो ये सब नहीं आएगा। ये जो भी चीज लिखवा रहा हूँ ये सब चीज, कुछ कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है जो 11th की आएगी। वैसे तो मैं जो जानता हूँ वही बता रहा हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, नाम कैपेसिटेंस। ठीक है, इसको लिखते हैं हम लोग C से, फॉर्मूला होता है इसका C इक्वल्स टू Q अपॉन V से। सही है, सही है। और ये इसको हम लोग डिफाइन क्या करते हैं, कैपेसिटेंस क्या है, एक तरह का कांस्टेंट वैल्यू है जो रेट ऑफ चार्ज अपॉन वोल्टेज को कांस्टेंट करता है। बेसिकली जो हम लोग चार्ज पढ़ते हैं ना, Q इज प्रोपोर्शनल टू V होता है, यानी चार्ज बढ़ने पर उस सर्किट में पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती है। जब कैपेसिटेंस पढ़ेंगे तो क्लास 12 में तो पढ़ेंगे डिटेल में इसके बारे में, बस याद रखिए कि क्लास 12 में पढ़ना है इसको। अब अगर हमसे पूछता है कि इसमें कैपेसिटेंस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, तो कैसे निकालेंगे, तो अभी तो मैंने सिखाया है। तो बोलूंगा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, ये क्या है, चार्ज। तो चार्ज को हमेशा क्या लिखते हैं हम लोग, करंट इनटू टाइम से, याद रखना।
और वोल्टेज को लिखते हैं हम लोग वर्क डन पर यूनिट चार्ज से। ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं, करंट इनटू का टाइम। करंट को मैं ए लिख रहा हूँ क्योंकि एम्पियर होता है, और टाइम को मैं टी से लिख रहा हूँ क्योंकि उसको टाइम को टी से ही इंडिकेट करते हैं डायमेंशनली। और वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, वर्क डन का फॉर्मूला आता है हमारा एम एल टी माइनस का 2, और इनटू का होता है लेंथ, और जो हमारा चार्ज होता है उसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है ए इंटू का टी। तो वैल्यू क्या आ गई, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा ए टू टी के पावर में 2, और नीचे क्या बच जाएगा, ये वाला पार्ट एम एल टू टी माइनस का 2। अब ऊपर में कुछ मिल रहा है नीचे जैसा, सर कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ कटेगा क्या, ऊपर में भी T2 बन रहा है और T माइनस 2 नीचे है, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, तो आंसर बनेगा M माइनस 1 L माइनस 2 T4 A2। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, फिर कुछ होमवर्क दूंगा, तुम लोग को बोलूंगा करके आने के लिए। क्लियर है? अगला प्रॉपर्टी क्या है, डाइपोल मोमेंट। इसमें किसी को डाउट है? अब तो ये समझ में आ गया कि जब भी हम लोग को कैपेसिटेंस वोल्टेज पूछेगा, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होती है, वोल्टेज की वैल्यू, और करंट को लिखते हैं हम लोग, चार्ज को लिखते हैं करंट इनटू टाइम से निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, यस सर। और तुम्हारे लिए बता दूं कि अगर कोई फिजिक्स में कोई चीज अगर डाउट में लगे तो डाउट क्लास का टाइमिंग है सुबह में 6 o'clock to 7 o'clock। वो डाउट क्लास सबके लिए अवेलेबल है, जो भी बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं ऑनलाइन पढ़ रहे हैं सबके लिए है। तो अगर जरूरत हो तो सुबह मैं लिंक शेयर कर दूंगा, डाउट क्लास में आके अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा। वो डाउट जो आपको क्लास में से ज्यादा डाउट हो जा रहे हैं तो, या एक्स्ट्रा डाउट है कोई और सब्जेक्ट में, आप अपना डाउट लेके पूछ सकते हैं वहां पे आके। अदर सब्जेक्ट ठीक है, से भी सर? हाँ अदर सब्जेक्ट से भी पूछ सकते हैं, अगर मैं जान रहा हूँ तो बता दूंगा। ठीक है, ओके। अगला कहता हूं, वैसे तो कुछ प्रॉपर्टी और भी है लेकिन मैं उतने उतने बताऊं जो तुमने पहले से सुन रखा है वही से बता रहा हूं। जैसे कि तुमने सुन रखा होगा, अच्छा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है अभी। सरफेस टेंशन पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है, सुन लो। सरफेस टेंशन पैरामीटर क्या बोलते हैं हम लोग, सरफेस टेंशन। अब ये सब फॉर्मूला आपको नहीं पता है ना, अभी लिखवाने से कोई फायदा नहीं है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पूछूंगा तो ज्यादा सही लगेगा। जो चीज पहले से पढ़ रखा हो या सुना हो उसके बारे में बताइए इनको। तो डाइपोल मोमेंट नहीं पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेगा तो डाइपोल मोमेंट पढ़ेगा। स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं पढ़ा है, वोल्टेज मैन नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। ठीक 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 ठीक। अब बाकी इंटरेस्टेड हो अगर और ज्यादा पढ़ना है यूनिट डायमेंशन में, आप वीडियो देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। वीडियो में मैंने वो चीज बता रखा है ना जो बच्चे पढ़ने से भागते हैं, वो चीज मैंने उसमें बता रखा है पूरे डिटेल में, इसलिए कह रहा हूँ वीडियो को एक बार देख लेना अपना। अगर लगे इसमें और थोड़ा सा नॉलेज चाहिए यूनिट डायमेंशन में तो उसको बूस्ट कर देगा वहां से। बोलता है सेकेंड यूज ऑफ यूनिट और डायमेंशन, यानी डायमेंशन का निकालने का सेकेंड यूज क्या है। तो वहां हमने कुछ पॉइंट लिखा था, उसी डायमेंशन को वापस पॉइंट लिख रहा हूँ। कहता है टू स्टेबलाइज द रिलेशन ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं या पता नहीं, देखते हैं। कहता है टू सेकेंड यूज ऑफ दैट द टू स्टेबलाइज to establish the relation between to establish the relations among different physical quantity escape velocity v है। हाँ मतलब कि हम लोग इसका इस्तेमाल कब कर रहे हैं सेकेंड टाइम, जब हमें दो स्टेबलाइज करना हुआ दो फिजिकल क्वांटिटी को। कैसे, अब एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन क्या देखा है, द एस्केप वेलोसिटी, इतना मुश्किल है, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल वी लिखते हैं उसको, ऑन अर्थ सरफेस, ऑन अर्थ सरफेस, ठीक है, अर्थ सरफेस डिपेंडिंग ऑन ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ऑन अर्थ सरफेस डिपेंडिंग ऑन, क्या वीडियो बराबर है, वीडियो को आ रहा है, यस सर, इधर आ रहा है,
आ जाएगा, ठीक आ जाएगा बाबू, इंटरनेट का कुछ लोचा होगा शायद। सर एक 2 बार मिनट देखिए, रीजॉइन। पूरा ब्लर आ रहा है। अगर अभी भी ठीक ना हो तो क्लास को रोक दूंगा मैं, और क्या, मैं इतना ही कर सकता हूँ। वैसे तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो अभी ठीक है। यस सर। ठीक है। द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, ठीक है। अब कहता है द रेडियस ऑफ ए अर्थ आर, रेडियस ऑफ ए अर्थ आर, मतलब कि अभी मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे कि मैं लिखने वाला हूँ एस्केप वेलोसिटी, यानी वो वेलोसिटी जिससे कोई ऑर्बिट, सॉरी मतलब जो भी कोई सैटेलाइट है या रॉकेट है वो अपने अर्थ ऑर्बिट को छोड़ के एस्केप करके स्पेस में चली जाती है। उस इक्वेशन को हम लोग लिखने वाले हैं बोर्ड पे, और उसको हम लोग मैथमेटिकली इसके डायमेंशन फॉर्मूला के हेल्प से हम उसको प्रूफ करेंगे कि क्या वो इक्वेशन सही है कि गलत है। ठीक है, तो हम लोग एक्यूरेसी चेक करेंगे क्या वो इक्वेशन कितने हद तक सही है। टू स्टेबलाइज वन फिजिकल क्वांटिटी टू डिपेंडिंग ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि हाँ, एंड डेंसिटी ऑफ योर अर्थ इज डी, ताज्जुब है। ठीक है, फिर कहता है स्टेबलाइज द फॉर्मूला ऑफ एस्केप वेलोसिटी, तो बोल रहा है स्टेबलाइज द फॉर्मूला ऑफ एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, अब इसका क्या फॉर्मूला है, तो बोलेंगे वेलोसिटी इज टेंस टू जी आर एंड डी, यानी कि क्वेश्चन में जो भी डाटा दे रखा है वो एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड है। तो बताना है आपको कि क्या एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए जिसमें जी आए, आर आए और डी आए। वो फॉर्मूला हमें जनरेट करके बताना है इस क्वेश्चन के मुताबिक, ये हमसे पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं हम लोग टू स्टेबलाइज द रिलेशन बिटवीन टू वन अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, रेडियस है, डायमीटर है, और डायमीटर है तो उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के तौर पे देखते हैं। तो ये फिजिकल क्वांटिटी इन तीनों फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, और कैसे डिपेंड करती है वही हमें चाहिए। तो क्या लिखेंगे हम लोग, तो एस्केप वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू जी, उसको हम लोग नाम ले रहे हैं कि जी के नंबर में कुछ भी पावर बने उसको एक्स मान ले रहे हैं हम लोग, और आर के पावर में वाई नाम देते हैं और डी के पावर में जेड नाम देते हैं। ठीक है, और इस प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक कांस्टेंट, और जी की पावर में एक्स और आर के पावर में वाई और डी के पावर में जेड। ये एक्स वाई जेड इसलिए मैंने माना है, मुझे ये नहीं पता है कि फॉर्मूला जो एस्केप वेलोसिटी की है वो ये होगा क्या, जैसे कि जी स्क्वायर आर डी टू, क्या ये फॉर्मूला हो सकता है, मुझे ये गेसेस करना है। उसी के लिए मैंने एक्स वाई जेड मान रखा है कि ये पावर में क्या बैठेगा। बात क्लियर है? सर वो जो लिखे है सर v इक्वल टू क्या है सर, ये लास्ट वाला जो लाइन है? वो के, ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल है, उसको हटा के मैंने कांस्टेंट नाम दिया है के, उस के बाद मैंने इक्वल टू साइन इस्तेमाल किया है, बस। ये के कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, अब ये एस्केप वेलोसिटी है तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये वेलोसिटी ही है ना, चाहे वो एस्केप हो या ना हो, है तो वो वेलोसिटी ही। तो वेलोसिटी का डायमेंशन होता है एल टी माइनस का 1। क्या होता है, एल टी माइनस का 1। तो इसको इधर पुट करूंगा मैं, तो क्या लिखूंगा, m0 l1 t माइनस का 1। m0 इसलिए क्योंकि इस फॉर्मूले में कहीं m नहीं आ रहा है, तो इसको m को मैं 0 पुट कर रहा हूँ, और l इसलिए क्योंकि फॉर्मूला में l है, और t माइनस का 1। ये मेरा LHS पार्ट हो गया, और यही पार्ट मुझे RHS देखनी है, क्या क्या टर्म आ रहा है। तो बोलेंगे ये कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, इसका डायमेंशन क्या लिखेंगे, g का। g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसका डायमेंशन होता है m-1 l3 और t माइनस का 2 और उसके पावर में x। तो सर इसका डायमेंशन हमें याद करना पड़ेगा क्या, या तो क्वेश्चन में दे रखा होगा पहले से तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दे रखा हो तो आपको कहीं से ढूंढ के या फिर लिख के भी आप इसको लिखना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा। अगर एग्जाम में पकड़ा यही क्वेश्चन तो या तो छोड़ दो, या तो अगर याद हो तो ही बना पाएंगे इस क्वेश्चन को फिर, लेकिन बगैर तो इसके हम लोग इस फॉर्मूले को फॉर्मूला याद रखना होगा। हाँ, जी का डायमेंशन हर एक का, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ जी का वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एल टी माइनस का 1, ये याद होना पड़ेगा। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एम एल टी माइनस का 2, याद रखना पड़ेगा। जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम एल टू टी माइनस का 2, याद रखना पड़ेगा।
और एक दो का अगर फॉर्मूला बेसिक का याद है ना आपको, जैसे वेलोसिटी पता है, फोर्स पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो बाकी फॉर्मूला जो जैसे फोर्स है वो आप उससे निकाल सकते हो। तो जरूरी नहीं कि बड़े बड़े का फॉर्मूला याद है, आप छोटे का फॉर्मूला याद रखिए कि छोटे क्वांटिटी क्या क्या होता है। जैसे मैंने वहां पे क्या बताया था, चार्ज इक्वल टू लिखा मैंने आई इंटू टी, करंट इंटू टाइम। ये ने क्या बताया मैंने कि बेसिक चीज का आपको पता हो तो आप बड़ा चीज निकाल सकते हैं। यानी मैंने वोल्टेज निकाला था वर्क डन पर यूनिट चार्ज से, और मैंने कहा वर्क डन का फॉर्मूला होता है किसके इक्वल, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल। तो आप बेसिक बेसिक तो इसको निकाल सकते थे, ऐसे निकाल सकते थे, F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml t माइनस का 2, और यहाँ पे आपको g यानी कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला हमें चाहिए। मास को लिखते हैं हम लोग m इंटू एम से, तो m स्क्वायर कर देता हूँ, और r है डिस्टेंस तो l स्क्वायर हो गया। m स्क्वायर इधर है, इधर भी m है, तो एक m कट जाएगा, क्या बचेगा, इधर एक m बचेगा, l इधर है मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बनेगा, m नीचे जाएगा तो लिखेंगे m इधर है तो डिवाइड में जाएगा तो क्या लिखेंगे L3 t माइनस का 2, और m डिवाइड में गया, फॉर्मूला बन गया m माइनस का 1 L3 t माइनस का 2। वही चीज है यहाँ लिखा हुआ, ठीक है। तो अगर आपको फॉर्मूला, हाँ है ना, एग्जैक्टली तो मतलब अगर Yes. आपको नहीं याद है तो आप उसको डिराइव भी कर सकते हैं। आपको ये याद होना चाहिए फॉर्मूला, उसका बेसिक फॉर्मूला कहाँ पे उसको आपने पहली बार देखा था, उस जगह से उसको डायमेंशन फॉर्मूला निकालिए, फिर उसको यहाँ पुट कीजिए। इतना तो कर सकते हो। तो आगे क्या पुटेंगे, रेडियस है तो उसको यहाँ पुटेंगे L के पावर y, और ये है डेंसिटी, डेंसिटी डेंसिटी एक डायमीटर है, द अर्थ रेडियस r एंड द डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। तो मास को लिखते हैं m से, वॉल्यूम को लिखते हैं L से, तो क्या लिखेंगे इसको ml माइनस का 3 के पावर में आ गया मेरा y। इस इक्वेशन में किसी को डाउट है तो बता दे। No, sir. ठीक है, तो इसके आगे सॉल्व करना आसान है। एक क्वेश्चन बस बता दिए, उसको अगले क्वेश्चन आगे कंटिन्यू कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अब क्या है, इसके आगे क्या करना है, तो हमें लिखना पड़ेगा m0 L1 t माइनस का 1, वैल्यू आ गई। ये वैल्यू क्या है, m माइनस 1 है, वापस से लिख रहा हूँ m माइनस 1, m माइनस 1 L3 t माइनस का 2, और ये आ गया मेरा L टू दी पावर में y, और m टू दी पावर में y, सॉरी m टू दी पावर में y, और l के पावर में -3y। मतलब मैंने क्या किया, पावर में y था ना, उसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, तो n के पावर में 1 था, नहीं कुछ है तो 1 तो है, तो n के पावर में y आ गया, l के पावर में -3 है, -3 इंटू वाई तो -3y बन गया। इस सबको कंबाइन कर लो तो क्या बनेगा, m-1 यहाँ पे है, उठा लो। हाँ बोलो। सर वो थोड़ा फ्लैश आ रहा है ऊपर वाली लाइन में। अब देख, अब ठीक है, यस यस यस। अभी भी है प्लस, नहीं अब ठीक है ना। ठीक है। चलिए, तो m-1 आ गया, और यहाँ भी m के पावर y है, दोनों m को कंबाइन कर लो तो क्या बनेगा, m के पावर में y माइनस का 1, l के पावर में 3 है, l के पावर में y है, l के पावर -3y है, तीनों को कंबाइन करो, एक साथ l को लिखो तो क्या लिखोगे, 3 प्लस का y माइनस का 3y। t की पावर -2 है और इसकी पावर में x था, तो यहाँ पे 3 भी था ना, तो यहाँ पे 3x हो जाएगा ना, फिर ये 3x हो जाएगा, और यहाँ पे हो गया y, यहाँ पे z ना आना चाहिए, फिर x y ये z ना होना चाहिए, फिर इसको z नाम देंगे तो ये हो जाएगा z। अच्छा, z नाम इसलिए दे रहा हूँ कि ये अलग फिजिकल क्वांटिटी है, ये अलग क्वांटिटी, ये डेंसिटी थी इसलिए उसको z नाम दे रहा हूँ मैं। तो ये y आया, ये आएगा 3z आएगा, और ये आएगा मेरा y m के पावर में -x आएगा, सॉरी ये आएगा -x, x इंटू -1 तो हो गया -x, और यहाँ है m के पावर z है तो लिखेंगे z माइनस का x, z माइनस का x। ये ठीक है, रुक जाओ। अगला क्वांटिटी क्या बचा यहाँ पे, टाइम, टाइम के पावर में क्या है -2x। ठीक है, ये मेरा आ गया RHS पार्ट, और ये मेरा आ गया LHS पार्ट। अब यहाँ पावर को इक्वेट करना है, m की पावर में यहाँ क्या है 0, और यहाँ क्या है z माइनस का x, तो लिखेंगे
जेड माइनस का एक्स इक्वल टू 0, तो जेड इक्वल टू क्या आ गया, एक्स आ गया। एक आंसर मिल गया हमें, मतलब ये आंसर नहीं आया है लेकिन एक चीज मिल गया हमें। अब एल की वैल्यू 1 है, यहाँ पे क्या है, ये है, तो यहाँ पे 3 चीज अननोन है। क्या है, 3x प्लस वाई माइनस का 3z इक्वल टू 1। इसमें अभी बहुत चीज अननोन है, इसको बाद में देखते हैं। फिर -2 है और यहाँ -2x है, तो लिखेंगे -1 इक्वल टू -2x, तो माइनस माइनस कट गया, x की वैल्यू आ गई 1/2। जब x 1/2 है तो y क्या है, सॉरी z किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो वो भी क्या आएगा 1/2 आएगा, पुट कर दो। तो क्या लिखूंगा 3 इंटू का 1/2 प्लस का y माइनस का 3 इंटू का z कितना है, x के इक्वल है 1/2, तो ये भी 1/2 ये भी 1/2, दोनों प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, तो y क्या आ गया मेरा 1 आ गया। अब ये x मिल गया, y मिल गया, z मिल गया, ये वैल्यू पुट कर दो उस फॉर्मूले में। कौन सा फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला। तो x कितना मिला हमें, x मिला हमें 1/2, तो लिख देता हूँ, कहाँ गया, x की वैल्यू जगह पुट कर दो 1/2, और y कितना मिला मुझे 1, तो y 1 पुट कर दो, और z कितना मिला मुझे, वो भी मेरा 1/2, तो इसको भी 1/2 पुट कर दो। तो यही मेरा फॉर्मूला बन गया मेरा। और ये जो k क्या है, अब उस फॉर्मूले में जरूर कुछ ना कुछ कोई कम बेसी रहा होगा, जैसे 2 cos थीटा में लिखा था ना सरफेस टेंशन फॉर्मूला में, उसी k की वैल्यू है। तो बस मैं ये प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि फॉर्मूला देखने में कैसा लगेगा, तो वो ऐसा लगेगा। यानी कि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूं तो फॉर्मूला ये बना मेरा एस्केप वेलोसिटी का। क्या लिखूंगा वैल्यू में, अंडर रूट के अंदर g इंटू डी, अंडर रूट g इंटू डी, और उसके बाहर में है r, ये हो गया r अंडर रूट g इंटू डी, ये हो गया हमारा एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला। कैसे आया, समझ में आया सबको। ये पूरा एक्चुअल मेथड है कैसे सॉल्व करते हैं, यही मेरे नोट्स में भी है, यही मेरे बोर्ड पे भी है। क्लियर बात। यस सर। ठीक ठीक ठीक, आज इतना ही रखते हैं इसको, ठीक है। अगले क्लास में इसके और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, उसको डिस्कस करते हैं। अब वैसे एक ही क्वेश्चन बताया गया इसके ऊपर में, और आप इसको मेरे कॉपी से भी मैच कर सकते हैं, जो भी चीज मैंने आज बताया है सारी चीज नोट्स की कॉपी से ही है। और पक्के से उस वीडियो को देख लेना आज के आज, ताकि मैं अगले क्लास में जो कुछ नया चीज पढ़ाऊंगा तो उसमें कोई चीज पीछे का मुझे हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। आज 10:05 हो गया, जाइए आप लोग खाना वाना खाइए, हम भी जाते हैं खाना खाने। और ये टाइम कंफर्टेबल है सबके लिए, सेंड कर सकते हैं ना। हाँ जहन सेंड कर सकते हैं, कहाँ सेंड करने